फ्रेंड्स, टुडे इन बिग पिक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया चाइना कन्फ्रंटेशन जो बॉर्डर पे चल रहा है। और मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि आम भारतीय नागरिक को पता होनी चाहिए और वो बताई नहीं जा रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इकोनॉमिक उसका क्या असर होने वाला है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होने वाला है। हमने अभी हाल ही में देखा कि इंडिया ने बहुत सारी चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया, और जिसके चलते हमें ये लगा कि शायद ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्टेप है जो हमने लिया है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी पिक्चर है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा बिग पिक्चर में। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उस न्यूज़ को ना कवर करें जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ऑलरेडी चल रही है। मैं एक और कोशिश करूंगा कि मैं किसी भी गवर्नमेंट का फेवर नहीं कर रहा हूँ इसमें। ना मैं प्रो मोदी हूँ, ना एंटी मोदी हूँ, ना मैं प्रो कांग्रेस बात कर रहा हूँ, ना एंटी कांग्रेस। पहले की सरकारों ने भी कुछ काम किया है। हम सिचुएशन जैसी है उसको उसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और हम और एक और बहुत बड़ी कोशिश करेंगे कि हम नेशनलिज्म के इशू को साइड में रखेंगे, ताकि हमें जो ग्राउंड पे जो चल रहा है, जो ग्राउंड पे जो स्थिति है, उसको हम समझ सकें। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली चाइनीज़ इकॉनमी पे पड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन इकॉनमी जो है, अगर तीन ट्रिलियन की है, 3 ट्रिलियन इंडियन इकॉनमी है अगर, और तो चाइनीज़ इकॉनमी जो है वो 12 ट्रिलियन की है कम से कम। अभी कोरोना के बाद श्रिंक होने के बाद भी वो 12 ट्रिलियन है। और नीडलेस टू से अमेरिकन इकॉनमी 20 ट्रिलियन से यूपर की है। दिस वुड गिव अस अ फेयर आइडिया सो दैट वी कैन कंपेयर कि तीनों इकॉनमीज़ किस तरीके से काम कर रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि 3 ट्रिलियन की है, यानी कि यूँ लगा लीजिए एक लड़ाई जिसको कि हम 30 दिन तक हैंडल कर सकते हैं, चाइना उसे 120 दिन तक कम से कम हैंडल कर सकता है बड़े कंफर्टेबली। तो यानी कि अगर आज कोई भी कन्फ्रंटेशन होती है तो उसको इंडिया जो है इकोनॉमिकली उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। दूसरी एक और चीज़, जो हमने चाइनीज़ गुड्स को बैन कर दिया, हमारे यहाँ मीडिया में उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। लेकिन आप इस बात को समझिए, यूँ समझिए कि जैसे हम एक मोहल्ले में रहते हैं और वहाँ पे 10, 12, 15 या 20 परिवार रहते हैं, और उनमें से हम एक आदमी की दुकान से जो है, जो हमारा पड़ोसी है, उससे लेट से मंथली 30,000 की ग्रॉसरी परचेज़ करते हैं। और अब हमने वो ग्रॉसरी परचेज़ करना बंद कर दिया है। अब उस आदमी पे उसकी जो ओवरऑल इनकम है उस पर हमने एक डेंट लगा दिया है। लेकिन उस आदमी के लिए बहुत आसान काम रहा। उसने क्या किया कि अपनी एक कार ली, और वो कार जो है वो हमारे पार्किंग लॉट में आके पार्क कर दी, या मेरी खेती की ज़मीन पे उसने आकर के कुछ अपने पशु बांध दिए। अब मेरे लिए ज़रूरी ये हो गया कि उस ज़मीन पे अपने कब्जे को बनाए रखने के लिए मैंने एक फेंसिंग की, और उस फेंसिंग की कॉस्ट मेरे लिए 6 लाख रुपए रही। यानी कि 30,000 रुपये की ग्रॉसरी जिसका कि मैंने उसे डेंट मारा, उसके बदले में, उसके एवज़ में उसने मुझे बहुत कुछ और इकोनॉमिक डेंट दे दिया। आपको एक बात बता दूं कि एक वॉल अगर आप अपने बिल्डिंग में या अपने आस पड़ोस में खड़ी करते हैं और उसमें कंसंटीना कॉयल लगाते हैं, तो आप ज़रा पूछिए कॉन्ट्रैक्टर से वो आपसे कितना पैसा लेता है। मिनिमम 6 लाख रुपए से नीचे का ये काम नहीं होता है, और अगर बड़ी बाउंड्री वॉल है तो 20-30 लाख का होता है। आप सोचिए, अगर हम LAC पर चाइना बॉर्डर के साथ अगर इतनी बड़ी वायर लगाएं, और अगर वायर ना भी लगाएं, हम एक फौजी पिकेट्स बनाएं, पोस्ट जिन्हें कहते हैं, सेक्लूडेड पोस्ट बनाएं अलग अलग जगह पे हर 500 मीटर की दूरी पे, तो दैट वुड ऑल्सो कॉस्ट अस इन फ्यू थाउजेंड करोड्स। इसके अलावा चाइना अगर हम पे एक इम्पैक्ट बनाता है हमें डराने का या धमकाने का, तो हमारी डिफेंस परचेजेस बढ़ जाएंगे, जिससे वेस्ट को बड़ा फ़ायदा होगा। और चाइना अगेन हमारी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डिफेंस परचेजेस में खर्च करवा देगा। ठीक वैसे ही जैसे कि मैं अब अपनी ज़मीन के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड को लगा देता हूँ, जिसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट मुझे 15,000 रुपीज़ पर मंथ लेनी पड़ेगी। यहाँ पर हम डिफेंस परचेसेस से समझ सकते हैं जितने भी, जिसके लिए हम पुरानी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते रहे, बहुत सारे एयरफोर्स के, आर्मी के और नेवी के इक्विपमेंट जो हम परचेज़ कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और सोचने वाली बात यह है कि ये सारा चीज़ इंडिया ने रिएक्टिव मोड में किया है। मतलब पहले चाइना ने ऐसा किया कि हमारी पोस्टों पे कब्ज़ा किया या अंदर घुसे, कब्ज़ा तो नहीं किया लेकिन अंदर घुसे, और उनके अंदर घुसने की वजह से जो है हमने ये रिएक्टिव मेजर में उनके ऐप्स और इतने सारे प्रोडक्ट्स को बैन किया। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इसमें, मुझे ये लगता है कि चाइना में एक डिप्लोमेटिकली हमें इसे हैंडल करना चाहिए था। कुछ जगह पे आपको स्टर्न मैसेज देना होता है, जो कि हमारी सेना ने दिया। और अभी भी अगर आप देखें तो फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे बातचीत बहुत लेट स्टार्ट हुई है। आर्मी के लेवल पे भी सिर्फ ब्रिगेडियर लेवल पे बातचीत स्टार्ट हुई, ना कि कोर कमांडर लेवल पे या फिर आर्मी चीफ लेवल पे, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ इसे अंडरप्ले करना चाह रही थी। दोनों कंट्रीज़ ये चाह रही थी कि ये बहुत मामूली तरीके से
इसको सुलझा लिया जाए लोअर लेवल पे, लेकिन ये काम नहीं किया है। तो यानी कि इसका इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमिक ज़्यादा है रैदर देन कि मिलिट्री इम्पैक्ट इसका हो। चाइना अपने आप को बढ़ा रहा है पूरे रीजन में, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन कि इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा ये हमें समझना होगा। इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा कि इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इंडियन इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन फ़िलहाल तो मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से दिखा रहा है, जैसे राफेल डील को इंडिया ने ले लिया है, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान में पहली बार कोई प्लेन आया है। आपको बता दूं कि ये वही राफेल प्लेन्स हैं जो कि जिनका पहला प्रोटोटाइप 1990s में फ्रांस में आ गया था। यानी कि हमें 30 साल पुराने प्लेन्स मिल करके हम लोग ऐसे खुशियाँ मना रहे हैं जैसे कोई आम आदमी जो है ऑल्टो ख़रीद ले और उसके बाद पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटे कि मैंने नई गाड़ी ख़रीद ली है। ये जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है ये बहुत अच्छी है, बहुत सस्ती, किफ़ायती और टिकाऊ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि ये हमारे पास 30 साल बाद आ रही है। यानी कि अगर इसको इस तरीके से समझे कि अगर हमारा और फ्रांस का अगर कोई एयर कॉम्बैट हो जाता तो वो लोग हमसे 30 साल आगे थे 1990s में, और आज भी वो हमसे आगे हैं डिफेंस में और रिसर्च में। हम इसको इस तरह से नहीं देख रहे हैं और हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं जैसे हमने बहुत बड़ी बात कर दी, जो कि हालांकि अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि अब पहले तो हमारे पास ये भी नहीं था। पहले तो हम लोग एक बहुत फिएट लेकर के घूम रहे थे और उस पर सोच रहे थे कि हम दुनिया को या पाकिस्तान को या चाइना को मज़ा चखा लेंगे। रिसर्च के लिए चाइना, आपको बता दूं कि हमसे बहुत आगे है, बहुत अच्छा कर रहा है। दैट डज़ नॉट मीन कि इंडिया की आर्मी कहीं किसी भी एंगल से कम है। इंडियन आर्मी इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रोफेशनल आर्मीज़ इन द वर्ल्ड। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो शक नहीं है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत पीछे हैं और इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से कवर भी नहीं कर रहा है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।